Hello friends, my name is Chetan and welcome to my channel Bright for Your Future। तो आज हम पढ़ेंगे 10th का साइंस 1 का पहला चैप्टर जो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में टोटल 7 पॉइंट्स है, हम 7 पूरे कवर नहीं करेंगे। आज के दिन हम सिर्फ 2 ही कवर करेंगे, पर पॉइंट्स देखना नेसेसरी है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला है ग्रेविटेशन, सेकेंड है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स, थर्ड है केप्लर्स लॉ, फोर्थ है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फिफ्थ है एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, और सिक्स्थ है फ्री फॉर, और अपना जो लास्ट है 7th वो है एस्केप वेलोसिटी। तो चलो पहला हमें क्या करना है, हमें पहले ये कैन यू रिकॉल से शुरू करते हैं। पहला क्या है क्वेश्चन, व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फेमिलियर विथ, व्हाट डू यू नो अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स। पहले में क्या बताया है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स ऑफ एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, वो जो फोर्स एक्ट करता है उसके ऊपर उसका क्या रहता है, इफेक्ट क्या रहता है। दूसरा है व्हाट टाइप ऑफ फोर्स आर यू फेमिलियर विद, अब कौन से फोर्स के साथ फेमिलियर हो। अभी मैं तो हवा मुझे ज्यादा लगती है तो मैं तो विंड फोर्स से फेमिलियर हूँ। और What do you know about the gravitational force, आपको क्या मालूम है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। अभी ये मैं बताएगा तो ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपका योर ओपिनियन पूछा है तो आप खुद फील करेंगे। और इधर बताए क्या, वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ यूनिवर्सल फोर्स। जो ग्रेविटेशन फोर्स रहता है वो यूनिवर्सल फोर्स रहता है, ठीक है। एंड इट एक्ट्स not only between two objects on the earth but also between any two objects in the universe। ये सिर्फ अपने अर्थ के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता, ये अपने अर्थ को छोड़ के यूनिवर्स में जो 2 चीजें रहते हैं ना उसके लिए भी काम करते हैं। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस फोर्स वॉज डिस्कवर्ड। चलो फिर देख लेते कैसे। पहला है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में मैं पहले पूरा पढ़ के बता दूंगा, उसके बाद हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हैज वी लर्न द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन। अभी इधर बताया क्या है, अभी ग्रेविटी किसने इन्वेंट किया, सर आइजैक न्यूटन, वो सबको ही पता है। पर इधर एक चीज गौर करने की क्या है कि ये वर्ड जो है ना फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशन, ये वर्ड मतलब आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जाएगा ना हु इन्वेंटेड ग्रेविटेशन, तो ऐसे मतलब फिनोमिना ये सब वर्ड यूज करेंगे ना, मतलब एक अच्छे से प्रेजेंट होता है। जो सेंटेंस रहता है ना तो ये सबको ऐसे आप एक नोटबुक कैरी कीजिए, टेक्स्ट बुक और नोटबुक दोनों, तो ऐसे वर्ड को है ना लिख के रखिए। पहले ये 7 पॉइंट्स पूरा लिख के रखिए, उसके बाद ऐसे जो मेन वर्ड्स है वो सब लिख के रखिए। उसके बाद हैज द स्टोरी गोज he discovered the force by seeing an apple fall from a tree on the ground। इसमें ये पार्ट में बताया क्या है, वो जैसे देख रहे थे वो कैसे डिस्कवर किए, बाय सीइंग अ एप्पल, वो एक एप्पल को देखे कैसे एक झाड़ से नीचे गिर रहा था। मतलब वो झाड़ के नीचे बैठे थे और वो देखे क्या एक एप्पल झाड़ के ऊपर से डायरेक्ट जमीन के पे नीचे गिरा। अभी इधर कोई को अच्छा लगता है और किसी लोग को अच्छा लगता है और किसी को मतलब बोर भी होता है साइंस से। अभी क्या करे, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। उसके बाद ही वंडर्ड व्हाई ऑल एप्पल्स फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड्स एंड नॉट एट एन एंगल टू द वर्टिकल। ठीक है, इसमें क्या है, वो सोचते थे, सर आइजैक न्यूटन सोचते थे कि क्यों जो भी ऊपर से नीचे गिरते हैं एकदम सीधे नीचे ही गिर जाता है, मतलब वर्टिकली क्यों नहीं गिरता, कहा दूसरे एंगल में नहीं गिरता, क्यों वर्टिकली डायरेक्ट जमीन पे ही गिरता है। वैसे उनके मन में सवाल आया, वाई डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। वो नीचे गिरने के वजह ऊपर उड़ भी तो सकते, वो क्यों नहीं हुआ, ये सब उनके मन में सवाल उठा। आफ्टर मच थॉट ही केम टू द कंक्लूजन दैट द अर्थ मस्ट बी अट्रैक्टिंग द एप्पल टूवर्ड्स इटसेल्फ। मतलब इधर पता चला उनको, पूरा स्टडी के बाद पता चला क्या, जो अर्थ रहता है ना वो एप्पल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहा था, इसीलिए वो एप्पल है ना डायरेक्ट पेड़ से डायरेक्ट जमीन पर गिरा।
एंड दिस अट्रैक्टिव फोर्स मस्ट बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। अभी ये जो फोर्स था वो डायरेक्टेड का हुआ सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे आप ये डायग्राम में देख पा रहे हो 1.1 में। The direction from the apple on the tree to the center of the earth is the vertical direction at the position of the apple and thus the apple falls vertically downwards। वो सब तो आप पूरा ये डायग्राम में ही देख पा रहे हो, तो अच्छे से समझ गए। Figure 1.1 on the left shows an apple tree on the earth. The force on an apple on the tree is towards the center of the earth। Example, along the perpendicular form, the position of the apple is to the surface of the earth। ठीक है, उसके बाद the figure also shows the gravitational force between the earth and the moon। The distance in the figure are not according to the scale। देख रहे हो इधर मून और अर्थ का डिस्टेंस बताया, उसके बाद जो एप्पल है ना, मतलब वो सब सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है। Newton thought that if the force of gravitation acts on the apple on the tree at different height from the surface of the earth, can it also act on the object at even greater height much farther away from the earth, like for example the moon? Can it act on even further object like the other planets and the sun? आपको एक बात बताना था कि जो सन रहता है ना, हमारा सोलर सिस्टम का सबसे मेन है, वो जो सन रहता है ना, पता है हर मतलब जो भी प्लेनेट रहता है वो सन के आसपास क्यों मतलब रिवॉल्व होते हैं? क्योंकि सन के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है ना, वो जो ग्रेविटेशनल पावर उसके पास रहता है ना, सन के पास, वो पूरे प्लेनेट को है ना अपने तरफ खींचता है और एक मतलब परफेक्ट ऑर्बिट में उनको मतलब रिवॉल्व करने के लिए मतलब कर देता है। मतलब उसके पास जो फोर्स रहता है उतना ये रहता है कि वो अपने तरफ ला सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये फोर्स एंड मोशन। अभी फोर्स एंड मोशन का आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ। पहले फोर्स क्या होता है, उसके बाद मोशन क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी फोर्स बोलेगा तो इधर समझो, इधर ये अपना क्या है, मतलब जमीन है, ये अपना लैंड है, जो जमीन रहता है ना वो है, और मैंने इधर एक बॉल प्लेस किया है। अभी ये बॉल जमीन पे स्टिल है, मतलब वो एक हिला नहीं, वो कभी हिलेगा जब उसको कोई हिलाएगा, मतलब जब उसको एक मतलब प्रेशर, जब उसके ऊपर कुछ प्रेशर गिरेगा, जब कोई फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होएगा तभी वो हिलेगा। जैसे हम अभी समझो मैंने ये पेंसिल से ही उसको ढकेल दिया तो ये क्या हुआ, मैकेनिकल फोर्स हो गया, क्योंकि मैंने एक ऑब्जेक्ट का यूज किया। अगर मैं हाथ से ढकलूंगा तो मस्कुलर फोर्स हो गया, अगर हवा से चले गया तो क्या विंड फोर्स हो गया। तो ये इसको क्या ढकलेगा तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, अभी इधर मोशन क्या होता है, ये जो डिस्टेंस था ना यहाँ से लेके ए टू बी, ये ए टू बी तक जो डिस्टेंस था ना वही मोशन होता है। ठीक है, वही मोशन होता है। अभी फोर्स के बिना मोशन नहीं होता, मोशन के बिना फोर्स नहीं होता, दोनों एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट रहते हैं। अगर फोर्स नहीं रहेगा तो मोशन नहीं, मोशन नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं। यही यहाँ बताया गया है, फोर्स एंड मोशन। We have seen that a force is necessary to change the speed as well as the direction of the motion of an object। अभी नेक्स्ट पेज में हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल। देखते हैं क्या अभी सेकेंड पेज में क्या है। तो सेकेंड पेज में पहले इंट्रोडक्शन टू द साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, मतलब उनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम। चलो शुरू होते। ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजैक न्यूटन, born 1642, डेथ 1727। ये बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, पूछा जाएगा कभी भी। वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ रिसेंट टाइम। वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे रिसेंट टाइम के। ही वॉज बॉर्न इन इंग्लैंड, वो इंग्लैंड में पैदा हुए थे। और ही गेव हिज लॉ ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थ्योरी ऑफ ग्रेविटी इन द बुक प्रिंसिपिया। मतलब ही गेव
हिज लॉ ऑफ मोशन, जो उनने जो बनाया है ना, लॉ ऑफ मोशंस बनाए हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस बनाए हैं, थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, वो सबको उनने एक बुक में लिख के रखा है। वो बुक का नाम है प्रिंसिपिया। बिफोर दिस बुक वॉज रिटन, केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग प्लेनेटरी मोशन। मतलब एक वो भी एक साइंटिस्ट है केपलर करके, उनने भी मतलब प्लेनेटरी मोशन के बारे में लॉज लिखे थे। वो आइजैक न्यूटन से पहले ही बॉर्न हो चुके थे, उनने पहले लिखा था जो प्लेनेटरी लॉज ऑफ मोशन। However, the reason why planet move in the way described by Kepler's law, क्यों मतलब सूरज के गोल मतलब जो घूमते ना प्लैनेट्स, वो सब है ना, ये केपलर्स लॉ में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। वॉज नॉट नोन, मतलब ज्यादा वर्ल्ड को पता नहीं था इसके बारे में, केपलर्स लॉ के बारे में। पर न्यूटन विथ हिज थ्योरी ऑफ ग्रेविटी मैथमेटिकली डिराइव्ड केपलर्स लॉ। अभी न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने केपलर्स लॉ पढ़ा था और उनने क्या किया, जो अपना थ्योरी था ना उसमें थोड़ा केपलर्स लॉ भी डाल दिया, मतलब ऐड कर दिया केपलर्स लॉ और इजी होने के लिए। इन एडिशन टू दिस, मतलब और भी इससे छोड़ के, न्यूटन डिड ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क इन सेवरल एरियाज इंक्लूडिंग लाइट, हीट, साउंड एंड मैथमेटिक्स। मतलब इसको छोड़ के, ये फील्ड को छोड़ के उनने बड़े ही काम किए। किसमें फंड मतलब इन्वेंशन किस में किया है, लाइट में किया है, हीट में किया है, साउंड में किया है, मैथमेटिक्स में भी किया है। ही इन्वेंटेड अ न्यू ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, उनने एक नया ब्रांच ओपन किया मैथमेटिक्स का। दिस इज कॉल्ड कैलकुलस। उनका एक ब्रांच था, वो जो मतलब एक नया इनने मैथ्स जो इन्वेंट किया था उसका नाम उनने रखा कैलकुलस। एंड has wide-ranging applications in physics and mathematics. He was the first scientist to construct a reflecting telescope. वही थे जो पहले व्यक्ति जो रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इन्वेंट किया। अभी जो मैं पहले बोल रहा था कि जो चीज जो अभी हम ऊपर एक बॉल को फेंकते हैं और जो नीचे आता है ना, वो फोर्स को ग्रेविटी बोला जाता है। वो ग्रेविटी नाम भी इनने ही रखा था पूरा, मतलब पढ़ के। अभी जैसे साइंटिस्ट लोग ने साइंस रखा नाम ऐसे, मतलब पूरे इसको, वैसे ग्रेविटी मतलब जो ऊपर से नीचे फोर्स में आता है ना ऑब्जेक्ट, उसको सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटी रखा। तो अभी जाते दूसरा पॉइंट, अपना लास्ट पॉइंट ये लेक्चर का, वो है सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ते हैं। अभी सर्कुलर मोशन पता चल जाएगा तो सेंट्रीपिटल फोर्स भी पता चलेगा। पहले टाई अ स्टोन टू वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग, टेक द अदर एंड इन योर हैंड एंड रोटेट द स्ट्रिंग सो दैट द स्टोन मूव्स अलोंग अ सर्कल एज शोन इन द फिगर। आप चाहिए तो खेलने के टाइम में भी कर सकते हो ये प्रैक्टिकल, अगर आपको नेसेसरी लगता है तो, वरना ये इधर देख के ही आप समझ सकते हो। वैसे भी आप 10th में आए हो, बहुत ही मेच्योर हो, क्योंकि प्रैक्टिकल करने से ना और क्लियर होता है, जो टॉपिक रहता है ना वो और क्लियर होता है, और वैसे भी ये कर ही सकते हैं हम। तो इधर क्या बताया, इधर है ना 2 धागे लो, इधर है ना ऐसे 2 ट्रेड लो। ये ट्रेड है, मतलब जो धागा रहता है ना बांधने के लिए, ये ट्रेड है। तो इधर है ना एक स्टोन को टाई करो ट्रेड से, जो स्टोन है ना उसको टाई करो। दूसरे इधर है ना आप इधर से होल्ड करो, इधर से आप उसको पकड़ेंगे। ये सेंटर है, ये है ना सेंटर है, जहाँ आप खड़े हो ना वो सेंटर है, और इसको जोर जोर से घुमाओ सर्कुलर मोशन में। तो क्या होगा इधर बताया गया है। आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन? आप कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो? इन विच डायरेक्शन इज द फोर्स एक्टिंग? कौन से डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है? आपको पहला वाला तो पता चल जाएगा, आर यू अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन द स्टोन। आप इजीली बोलेंगे हाँ अप्लाई कर रहे हैं करके तो घूम रहा है ना सर। उसके बाद बोलेंगे इन विच डायरेक्शन इज दिस फोर्स इज एक्टिंग। अभी चाहिए तो आप दिमाग से भी बोल सकते हो, और इधर से भी सर्कुलर मोशन में वो मतलब फोर्स डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। हाउ विल यू स्टॉप दिस
फोर्स फ्रॉम एक्टिंग। अभी कैसे मतलब स्टॉप करेंगे, इजीली उसको छोड़ देंगे और वो क्या करेंगे ज्यादा से ज्यादा किधर तो जाके और नीचे गिर जाएंगे, उससे वो मतलब स्टॉप हो जाएगा जो फोर्स एक्ट हो रहा था। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द स्टोन, ठीक है। As long as we are holding the string, we are pulling the stone towards us. Example, towards the center of the circle. मैंने एग्जाम्पल में बताया था, आप ही हो द सेंटर ऑफ द सर्कल, आप वो आपके पास आना चाहता है। And the stone and the applying a force towards it. The force stops acting if we release the string. In case of stone, we will fly off along a straight line which is tangent to the circle at the position of the stone when the string is released, because that is the direction of its velocity and that instant of time. मैंने पहले ही बोल चुका है, अगर आपको रुकाना है तो आप क्या करेंगे, उसको ऐसे घुमाएंगे और छोड़ देंगे, वो वेलोसिटी के वजह से टैंजेंट डायरेक्शन के ऊपर जाएगा और वो रुक जाएगा। You may recall you may recall that we have performed a similar activity previously, मतलब पिछले स्टैंडर्ड में, in which a 5 rupee coin kept on rotating circular direction. Thus, a force acts on any object moving along a circle and it is directed towards the center of the circle. This is called the centripetal force. देखा मैंने इसको ग्रीन कलर हाईलाइट भी कर चुका हूँ और इसको मार्क भी कर चुका हूँ, क्योंकि डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट। अगर आप एक टॉपिक लेते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझने आता है वो टॉपिक का, तभी आप सही से लिख पाएंगे। तो ये डेफिनेशन, ये जो छोटा सा डेफिनेशन है, आराम से लर्न कर पाएंगे आप। तो अभी 10th में आ गए हो, आराम से मतलब लर्न कर पाएंगे। बड़े बड़े आंसर्स होते तो यही कहा, तो ये आपको लर्न करना है, मतलब रिमाइंड करो, कॉन्सेप्ट को समझो अच्छे से। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने हाईलाइट भी करके रखा है। सेंट्रिपिटल मीन्स सेंटर सीकिंग, ठीक है। एग्जाम्पल, द ऑब्जेक्ट ट्राइज टू गो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल बिकॉज ऑफ दिस फोर्स। मतलब वो आपके पास आना चाहता है पर वो सर्कुलर डायरेक्शन में जाता है, तो मतलब इसलिए उसका ये जो नाम रखा है फोर्स का, वो उसका रखा है सेंट्रिपिटल फोर्स, वरना सेंट्रिफ्यूगल फोर्स भी बोल सकते हो, कोई भी बोल सकते हो, आपको जो अच्छा लगेगा। You know that the moon, which is natural satellite of the earth, goes round it in a defined orbit. Okay? मतलब वो जो आपको तो मून पता ही रहेगा, किस किस को नहीं पता। अभी मून तो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है, ऑफ द अर्थ, गोज राउंड इट इन अ डेफिनिट ऑर्बिट। उसका भी एक ऑर्बिट रहता है, उसका भी एक मतलब ऐसा एक ऑर्बिट रहता है। जैसे मैं बता रहा हूँ अभी, ये अपना सन है, सॉरी ये अपना अर्थ है, और उसका भी एक डेफिनिट ऑर्बिट रहता है, ऐसे एक लाइन रहता है। जैसे ट्रेन पटरी पर चलती है, वैसे मून का भी एक पटरी रहती है। जैसे ये है, वो इधर मून रहता है, मतलब वो उसके ऑर्बिट में चलता है। मेरी ड्राइंग थोड़ा खराब है तो चलेगा, मतलब आप समझ रहे हो। तो ये जो रहता है ना ऑर्बिट, उधर ही वो पूरा मून अर्थ का चक्कर मारता है। और इधर बताया है, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मून एज वेल एज इट्स स्पीड कॉन्स्टेंटली चेंज। मतलब इधर अभी देखो, इधर से लेके इधर तक अच्छे से मतलब अलग स्पीड में चलेगा, इधर से लेके इधर तक अलग स्पीड में चलेगा, इधर से लेके इधर तक अलग स्पीड में, इधर से लेके इधर तक अलग स्पीड में। मतलब वो चेंज करता है, उसका कोई एक ही कांस्टेंट एक ही स्पीड नहीं रहता, उसका स्पीड हर टाइम चेंज होता है ड्यूरिंग दिस मोशन। डू यू थिंक सम फोर्स इज कॉन्स्टेंटली एक्टिंग ऑन द मून? यस। What must be the direction of this force? How could its motion have been if such force acted on it? Do the other planets in the solar system revolve around the sun in a similar fashion? मैंने पहले ही बोल चुका हूँ, पेज नंबर 1 में सिखाने के टाइम पे ही मैं बोल चुका हूँ कि सन पूरे प्लैनेट्स को, जो भी रहते हैं प्लैनेट्स को, उनको ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने पास अट्रैक्ट करता है।
ठीक है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी एग्जाम्पल्स and questions, it is clear that for moon to go around the sun there must be a force. Okay, there must be a force which is exerted on the moon and this force must be exerted by the earth. मतलब ये फोर्स किसके वजह से हो रहा है? अर्थ मतलब खींच रहा है किसको? मून को। किसके तरफ? अपने तरफ। ठीक है, towards itself. Similarly, the sun must be attracting the planet, including the earth, towards itself. मैंने बोला जैसे दूसरे प्लेनेट को भी जैसे सन अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, वैसे हमारा भी प्लेनेट एक भाग है सोलर सिस्टम का, तो उसको भी अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को समझे रहेंगे आप। तो अगले मतलब जो अगला पेजेस है अगला पेज में केपलर लॉ बताऊंगा और बहुत कुछ बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही बस हो गया, बहुत ही लेंदी हो गया वीडियो। तो आई होप आप सब लोग समझेंगे। अगर आप समझे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।